नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है महाराष्ट्र चुनाव का। महाराष्ट्र चुनाव के ऊपर हम बात करेंगे आज शरद पवार जी के बारे में। पवार साहब के ऊपर अजीत दादा ने आज काफ़ी कुछ भी जो है चीज़ें मीडिया सामने लाई है। उन्होंने सबसे पहले 2019 का जिक्र फिर से किया है कि जब 2 दिन की सरकार बनी हुई थी देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की। उसके बारे में कहा कि जो मीटिंगें हुई थी दिल्ली में हुई थी, वहाँ पर पवार साहब भी थे, मैं भी था, अडानी का भी नाम लिया उन्होंने, पीएम मोदी जी का भी नाम लिया। तो आखिर में ये सब बातें अभी करने की क्या ज़रूरत है? क्या इसके पीछे राजनीति है? क्या इससे उनका वोट बैंक बढ़ेगा या किसकी इसमें बदनामी होगी? ये चर्चा का विषय है। हम उसी विषय में चर्चा करेंगे। और दूसरा, एक कोर्ट का भी फैसला है अजीत दादा के ऊपर कि आप जो है एनसीपी अपना अलग से अपना खड़ा कीजिए। उसमें आप पवार साहब का फोटो नहीं यूज कर सकते, पवार साहब का बाकी वीडियो जो है उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप अपने पैरों पर खुद खड़ा होइए। सर क्या कहेंगे? सर सबसे पहले 2019 का जिक्र करते हैं, जिसको पवार अजीत दादा जो है चुनाव के वक्त में फिर से निकाला है कि वो मानते ही नहीं कि जो उस समय हुई थी घटना, 2 दिन की सरकार जो बनी थी, वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था अकेले का, जबकि ले लिया था। लेकिन सवाल यहाँ पर सब ये है कि इसमें धोखा किसको दिया जा रहा था? क्योंकि एक तरह से धोखा, ये सरकार को धोखा दिया गया है। और इस बात से हमसे सबको पता है कि राष्ट्रपति राजवट हटाने के लिए जो है ये सब पूरा ड्रामा हुआ था। और इसमें देखा जाए तो जो तमाशा हुई महाराष्ट्र की राजनीति की, वो पूरे देश नहीं विदेश में भी जो है उसका खिल्लियां उड़ती रही। इतना भी ऐसा, लेकिन ऐसा भी होता है पॉलिटिक्स, डर्टी पॉलिटिक्स। खासकर पवार साहब के बारे में, 2 लोगों के बारे में ऐसी धारणाएं हैं, जो कहते हैं होता नहीं, जो नहीं होता है वही होता है। तो पहली बात तो ये है कि अजीत दादा को इतने दिन चुप बैठना नहीं चाहिए। जी बिल्कुल। अभी आप अदानी का भी नाम ले लिए। हाँ। मतलब पूरा सूत्रधार महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स का अदानी है। इसके लिए आपने एडमिट किया जी। तो अभी शक पैदा ऐसा होता है कि जब अजीत दादा फूटे तो क्या उसमें भी अदानी का हाथ था? हाँ। नहीं क्या? बिल्कुल। 19 में अगर शरद पवार और ये सब साथ में बैठे थे, चर्चा हुई थी, पूरे सब कुछ डन हो गया था। तो वो समय समझो नहीं हुआ। तो अभी अजीत दादा अचानक से, वो स्टेट के एकनाथ जी शिंदे को पता नहीं था, और दूसरी बात सर, ऊपर से आ गए। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से वो अभी स्टेटमेंट दे रहे हैं, अगर उस पर देखा जाए कि पवार पूरा गलती जो है पवार साहब के ऊपर निकाल रहे हैं, तो उन्होंने वो डिप्टी सीएम का एक पद लेना ही नहीं चाहिए था। उनको कम से कम नहीं जाना चाहिए था। भाई ठीक है, सरकार गिर गई, सब हो गया, हाँ मैं इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हूँ। सर इतने तत्वनिष्ठ तो अजीत दादा है ही नहीं है। वो तो 75,000 करोड़ का आरोप जिसने किया, उसके साथ जाना भी गलत। 2 दिन पहले तुम बोलते हो ये 75,000 करोड़ का इसने गफला किया है, और 2 दिन के बाद बोलते हो उप मुख्यमंत्री बनो। उनको स्वाभिमान होता तो उनको बोलना चाहिए था पहले जाहिर तौर पे आरोप पीछे। हाँ, आरोप पीछे। ये बोलो कि मेरे को गलत इंफॉर्मेशन मिली थी करके मैंने इनके ऊपर आरोप किया जी। अब मैं आरोप विड्रॉ करता हूँ और इनको इन्वाइट करता हूँ जी। भाई तुमको बदनाम करके जी, तुमको ऐसा कीचड़ में डुबो के तुमको बोले कि हाँ अभी इधर बैठ। अजीत दादा की सबसे बुराई किसने की है सर? मोदी साहब ने की। मोदी साहब ने किसने की? 70,000 की बात, 75,000 करोड़ की किसने की? सर किसी और ने भी नहीं की। सिंचाई घोटाला का आरोप लगा उनके ऊपर। हाँ, बहुत सारे आरोप लगे उनकी। 6 दिन तक उनका ईडी और इसका ये चल रहा था ना। तो बदनाम कौन हो है सर? ऐसा बीजेपी का तो नीति ऐसा है कि जिस बदनाम करो और अपने पास ले लो। कल किरीट सुमय संजय ने आज अच्छा बोला। वो बोला कि उन्होंने बोला कि कौन कौन भ्रष्ट लोग हैं महायुति में, तो बोले इसके लिए ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों के ऊपर किरीट सुमय ने आरोप किए हैं वो सभी के सभी 99% लोग महायुति में हैं। तो किरीट सुमय को पूछो कि कितने लोग ऐसे दागी है, क्योंकि उसने आरोप किया है, फडणवीस ने ही आरोप किया है। सर असेंबली में तो राणे साहब की ऐसी उसने धज्जियां उड़ाई थी कि इसके बाद सर पॉलिटिक्स से राणे साहब खत्म हो जाते थे। उन्हीं को अभी केंद्रीय मंत्री किया। तो सर ये क्या है ना, निर्लज्जम सदा सुखी। शरद पवार भी निर्लज्ज हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो सुप्रिया सुले बोली पुरानी बात करके क्या फायदा है? नहीं है, ये भी सच है। और अजीत दादा को इससे क्या मिलेगा? मैं ये सवाल आपको ये करता हूँ, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा सर।
भाई शरद पवार ऐसे ही है, ये बताने की जरूरत ही नहीं। जी बिल्कुल। शरद पवार, मेरे को सर इसमें दूसरा ही सवाल मन में आया कि मोदी और शाह है ना, वो रिवेंज, सूड, बदला लेने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो शरद पवार ने इतनी अगर उनसे मस्ती की है, इतना विश्वासघात किया है, तो शरद पवार के ऊपर कोई रेड नहीं हुई। हाँ, कोई रेड नहीं हुई। शरद पवार सुप्रिया पे ऊपर रेड नहीं हुई। वो दोनों को छोड़ के दुनिया भर के रेड हुए, दुनिया भर के लोगों को, मलिक से लेके इसको लेकर, और मलिक को भी अभी फिर से जेल में, जबकि वो अजीत दादा गुट का मेंबर है जी। अजीत दादा उसको नहीं बचा पा रहे जी। ये कितनी ये है विनोद है इसमें कि ट्रेजेडी है अजीत दादा की, कि भाई तुमने उसको बचाने के लिए पार्टी का टिकट दिया, तो वो भी बोलता है मैं महायुति का नहीं हूं, और महायुति भी उसको जेल में डालने के ईडी ने अभी एप्लीकेशन किया कि इसका हेल्थ ग्राउंड पे कैंसिल करो। करेंगे क्या मालूम नहीं, मगर वो जेल से भी चुन के आएगा, वो बात अलग है। मगर सर शरद पवार निर्लज्ज है, उनको कोई फर्क पड़ना नहीं। फर्क किसको पड़ेगा? फडणवीस और इनको, कि आप आज महा आघाड़ी को इतनी गालियां देते हैं, शरद पवार को गालियां देते हैं, प्रचार में पूरा कंसंट्रेशन किया है अपने कांग्रेस और अपने राष्ट्रवादी कांग्रेस पे। उसी राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ आप सैया सोबत करने के लिए तैयार थे। आपके सब बड़े नेता मोदी, शाह, और सबसे मैं जैसे बोला वो अदानी आपका सूत्रधार है, फिर मोदी शाह के लिए भी अदानी की मदद लेना, और उनके थ्रू ये पवार, और इनको कॉमन फ्रेंड है पवार के भी अदानी है। अभी ये अदानी बोलता है उद्धव ठाकरे, उसके पिछवाड़े में दम है ना, तो ये शरद पवार का नाम ले, हाँ, बोले बिल्कुल बिल्कुल कि भाई अदानी मोदी शाह के ही है, ऐसा नहीं, वो शरद पवार साहब के भी है। शरद पवार के मीटिंग में वो शामिल हुए थे, है इसमें दम उद्धव ठाकरे में, बोले ना कि भाई शरद पवार भी अदानी का आदमी है। संजय राउत भी बोले, कम से कम वो प्रवक्ता, वो भी बोल सकते हैं ना। राउत भी बोल सकता है, मगर अपना संजय भी बोल सकता है, और उद्धव बार बार आरोप करता है ना अदानी 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 अदानी, तो बोल देना। और अंबानी का नाम तू क्यों नहीं लेता है? क्यों आनंद अंबानी आके तुम मिलता है, सेटिंग करते हो कुछ ना कुछ इसके लिए। और अदानी भी खुले तौर पे लोगों को बोल रहा है कि इसको हिस्सा चाहिए था बहुत बड़ा, उसको 1500 करोड़ चाहिए थे उद्धव को वो धारावी प्रोजेक्ट में। कुछ तो लोग बोलते 5000 करोड़, तो मैनिफेस्टो में बोल रहे हैं कि 5000 करोड़ मेरी सरकार आएगी तो धारावी को मतलब अडानी हटा देगी। हाँ, नहीं मैंने ठीक है ना, उसको क्या 1500 5000 करोड़ जो चाहिए थे वो नहीं मिले, तो वो पहले भी ऐसा किया है उसने जी। इन लोगों ने ऐसा किया ही है, प्रोजेक्ट को तभी विरोध करते हैं। बाद में बोलेंगे कि यहाँ से सब कंपनियां जा रही हैं। हाँ, वो भी बोलेंगे, ये वही बोलने वाले यही रहेंगे। अभी अगर उद्धव की हिम्मत है ना, तो वो ये बोले कि शरद पवार अदानी का आदमी है, कबूल करे, और हम जो है वो शरद पवार अदानी का है, मतलब हम भी अदानी के पिल्ले हैं। क्योंकि शरद पवार अगर अदानी के साथ बैठ के मोदी शाह से बात करता है, तो उद्धव का क्या करना है इसके बारे में भी अदानी सोचेगा, अदानी तैयारी करेगा, है कि नहीं? तो ये सरकार महायुति या महाआघाड़ी की नहीं आने वाली है, अदानी की आने वाली है, चाहे इस साइड से है चाहे उधर से, हेड या टेल, अदानी आने वाली है, अदानी सरकार जी। हाँ, और अब हमारे उप मुख्यमंत्री है और अदानी मुख्यमंत्री, ऐसे ही पर्दे के पीछे यही रहेंगे ना। आरोप तो मोदी सरकार के ऊपर भी हो रही है कि अदानी चला रहे। अरे स्टेट को तो छोड़ दिए, जब सेंट्रल को अदानी चला रहे, ये बातें अर्थव्यवस्था जो है वो अदानी चला रहे होंगे, बाकी पॉलिटिक्स करो अपनी अपनी क्या करनी है, ऐसा है ना। बिल्कुल। मगर सर एक बात है कि ये आरोप करने से कुछ ही हासिल नहीं होगा, ऐसा भी नहीं, क्योंकि शरद पवार कितने विश्वासघात किए हैं, और उनका विश्वास सर मेरे को तो अभी मैं ना बार बार सोचता हूँ कि इलेक्शन के बाद अगर महायुति को जरूरत पड़ी या भाजपा को जरूरत पड़ी, महायुति नहीं बोलता हूँ, कि जितने संख्या में आने चाहिए उतने अगर अपने एकनाथ जी के और अजीत दादा के नहीं आए, हाँ, तो सर वो उद्धव से समझौता करेंगे, अदानी फिर बीच में बैठेगा। हाँ। उस समय उद्धव, अदानी और फडणवीस शाह बैठेंगे और उद्धव को बोलेंगे कि आ जाओ, और ये निर्लज्ज बोलेगा कि धारावी के विकास के लिए अदानी जरूरी था, इसके लिए हो गया, और वो जाएगा सर, डर है। और शरद पवार भी जा सकते हैं सर, उस समय वो बोले नहीं, इसका मतलब बैठे क्यों, और 4 बार बैठे, उसमें से 1 बार अदानी की बात की है उसने, 4 बार शरद पवार, तो उनका मन भी ऐसा कोई सेकुलर वगैरह नहीं है, वो स्वार्थी है, संधि है, अपॉर्चुनिस्ट है, पार्टी का नाम है अपॉर्चुनिस्ट। नहीं, पावर में रहना है, कुछ भी करना है। हाँ, अभी पहले 2.5 साल रहे, अभी नहीं है, मगर वो कोशिश करेंगे कि भाई जरूरत पड़ी, भाई उन्होंने बीजेपी को 14 में सपोर्ट दिया ही था, क्यों, शिवसेना की बैंड बजानी थी करके, है कि नहीं? तो ये सब अविश्वसनीय है। और अजीत दादा के इससे इतना ही है कि बदनाम और बदनाम। सर क्या है ना,
पूरी तरह से जिसके ऑलरेडी ये हो गया है ना बदनामी, उसको और क्या बदनाम करेंगे, कौवे को काला क्या कहेंगे, कहाँ कहेंगे, है कि नहीं। तो शरद पवार एक तरह से पूरे ही बदनाम है। इसकी बदनामी की इतने बदनाम आदमी की और कोई बदनामी नहीं होगी। खाली इतना ही होगा कि अजीत पवार भी उतने ही ये है, इतने साल बोले नहीं, अब इलेक्शन के टाइम बोले। सर इलेक्शन टाइम के जो भी बोला जाता है ना, वो लोग सीरियसली नहीं लेते। और कौन कैसा है मालूम होता है सर। अभी तो ऐसा है कि सज्जनों की कमतरता है, वो अभयारण्य में रहते हैं ना, एक्सट्रीम प्राणी, वैसे अभी सज्जन उम्मीदवारों को ऐसे रखना पड़ेगा। फिर थाना में भी वही हो रहा है ना, सज्जन वर्सेस दुर्जन में ज्यादा करके लोग दर्जन के साथ जा रहे हैं, क्या करेंगे। चलो सर, बस ठीक है। और दूसरा था सवाल यही कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया, हाँ वो ठीक है, मगर वो अजय दादा को आतंक नहीं है। वो ऐसे अजय दादा अलग हो गए, वो शरद पवार का फोटो यूज नहीं करते हैं, वीडियो यूज नहीं करते हैं। उन्होंने पहले, हाँ, जब मेरे को पहला लगा कि पहले जब मेरे को पहले लगा कि जो उनका चिन्ह है वो है, उसको वापस नहीं उसका कुछ नहीं है। ये मतलब जहाँ स्टेटस को ही रखा है। शरद पवार ने भी बोला था मेरा फोटो ये यूज ना करो, वो भी नहीं कर रहे थे। तो ऐसा है, जो कर ही नहीं रहे थे वो कट करो करके सुप्रीम कोर्ट ने बोला, कोई फर्क नहीं है अजीत दादा को। ठीक है सर। एनीवे तो सर ये जो स्टेटमेंट सब आ रहे हैं, इससे क्या अजीत दादा का इससे कुछ फर्क पड़ेगा चुनाव में, प्लस या माइनस? नहीं, अजीत दादा को जिताना नहीं जिताना ये अजीत दादा के हाथ में नहीं, भाजपा के हाथ में। भाजपा ने अगर सोचा कि भाई उद्धव ठाकरे, अभी उनको कितना सीट मिला है टिकट उसको? हाँ, अजीत दादा को सर एग्जैक्ट बोलना पड़ेगा, वो अपने नेने साहब होते उनके पास आंकड़े रहते, मेरे पास आंकड़े नहीं है, मगर कंफर्टेबल मिला है। एक नाथ से कम मिला है, मगर मिला है, ठीक है, उनके औकात के हिसाब से मिला है उनको। और आएंगे कितने ये तय करेगी बीजेपी के लोग उनका काम करते हैं कि नहीं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। उनके लोगों ने बीजेपी का काम नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर बीजेपी के लोगों ने काम नहीं किया। हमारे बगल में कलवा मुमरा है, उसमें अजीत दादा को टिकट है, नजीब मुल्ला को, क्या लग रहा है उसमें आप बीजेपी शिवसेना सिंधे गुट के लोग काम कर रहे हैं? सर कैसे है ना, जितेंद्र की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो जी, वहाँ पे वो कम से कम 40-50 हज़ार से जीतेगा, क्योंकि मुमरा वालों के लिए, कड़वा वालों के लिए उसने जो किया है वो सामने है ना सर। वरदान उसके लिए, वहाँ के लोगों के लिए वरदान माना जाता है। वो सर हिंदू मुसलमान का लड़ाई नहीं है, वो एक काम करने वाला आदमी जिसने प्रूव किया। और जितेंद्र जैसा आदमी अगर हारता है तो ये समाज में काम करना ही नहीं चाहिए। अगर जितेंद्र जैसा जिसने इतना काम किया है, सामने दिख रहा है, आपको फैसिलिटीज मिल रही है, सुविधा मिल रही है, उसको आप वोट नहीं देंगे तो आपके जैसा कर्म दरिद्री कोई नहीं, मूर्ख है आप पे, थंड नहीं शंड है करके आप जितेंद्र को जो वोट नहीं देगा वो थंड शंड ही कहूंगा मैं। क्योंकि क्या है, इतने कर्तव्यगार आदमी को आपने, सर आप जानते मैं हिंदुत्ववादी हूँ जी, मायावती का सपोर्टर हूँ, बीजेपी का सर, मैं फिर भी कुछ अपोजिशन के लोग आने चाहिए कि नहीं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा सर कि जब जितेंद्र रावत अपने एरिया में, ऐसे एरिया में, नरक जैसे एरिया में काम अच्छा कर सकते हैं, उसका स्वर्ग बना रहा है, वो उसको स्वर्ग बना सकते हैं, तो बाकी लोग क्यों नहीं काम करते? वो उसी बारे में अलग वीडियो करेंगे। 288 लोग है, कैसे तो कि वोट मांगने की जरूरत नहीं ना, वोट मांगने की जरूरत नहीं, अगर काम करो तो जात पर, धर्म पर, अपने कर्म पर आएगा। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद सर। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स लिखिए, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।